ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी शिक्षार्थियों का इस कक्षा में पुनः हार्दिक स्वागत है। यह लेक्चर कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें हम यूनिट 6 प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले हम 4 क्लास कर चुके हैं। यह इस यूनिट की 5वीं कक्षा है। तो इस कक्षा में हम बात करेंगे, अभी तक हमने पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो इसमें हमने अभी तक मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, रिटर्न टू ए फैक्टर, कॉस्ट के बारे में पढ़ा था। आज जो हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे रिवेन्यू। रिवेन्यू मीन्स आगम। क्या होता है अभी बात करेंगे। टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू, है ना, सीमांत आगम, मीनिंग एंड देयर रिलेशंस, सप्लाई, मार्केट सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व एंड इट्स स्लोप, ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संप्राप्ति क्या होती है, रिवेन्यू क्या होता है। द रिवेन्यू ऑफ ए फार्म इज इट्स सेल्स रिसिप्ट्स और मनी रिसिप्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ ए प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी उत्पाद को बेचने पर जब हम बेच देते हैं, उससे जो भी हमें मौद्रिक प्राप्तियां हुई हैं या बिक्री प्राप्तियां हुई हैं, मौद्रिक मीन्स पैसे के रूप में, वो सारी कहलाती हैं संप्राप्ति। इसका अर्थ आप मोटा सा समझने के लिए आप ऐसे निकाल सकते हैं कि हम शाम को जो हमारा गल्ला होता है, एक उत्पादक है वो सारे दिन माल बेच रहा है, शाम को जो उसने गल्ले में से पैसा इकट्ठा किया है, और ये मान के चल रहे हैं हम कि उसने सारा माल कैश में ही बेचा है, उधार में नहीं दिया है या बैंक में उसका पैसा नहीं गया है, तो शाम तक उसने मान लीजिए 100 पीस बेचे अपने उत्पाद के, 100 इकाइयाँ बेची, और 100 इकाई से जितना उसके पास पैसा कैश इकट्ठा हुआ है वो कहलाता है रिवेन्यू, संप्राप्ति। किसी फर्म का प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रिवेन्यू, कुल कितना पैसा आया उस प्रोडक्ट को बेचने से माइनस कॉस्ट, लागत, उसमें से उसकी लागत हम निकाल दें तो वो कहलाएगा उसका, उस फर्म का प्रॉफिट। इसी फॉर्मूले को हम चेंज कर लें तो रिवेन्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अर्थात किसी उत्पाद को बनाने में जितनी लागत आई है उसमें यदि लाभ और जोड़ दें तो वो कहलाता है उस उत्पाद का रिवेन्यू या संप्राप्ति। नेक्स्ट टर्म इज टोटल रिवेन्यू, टीआर। इसको हम आगे से बात करेंगे टीआर की फॉर्म में। टोटल रिवेन्यू, कुल संप्राप्ति, इसको हम कहते हैं कुल संप्राप्ति। लिखा नहीं गया, चलो मैं लिख देता हूं। क्या होती है बेटा ये, कुल संप्राप्ति। इसको हम डेफिनेशन की बात करें, टी आर रेफर्स टू मनी रिसिप्ट्स ऑफ ए फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स ऑल आउटपुट। जितना भी उत्पाद है उस सारे उत्पाद की बिक्री से प्राप्त मौद्रिक प्राप्तियां जो किसी फर्म को होती हैं वो कहलाती हैं कुल संप्राप्ति। कितनी प्राप्ति होंगी, मान लीजिए क्यू क्वांटिटी उसने बनाई है और पी एक पर पीस प्राइस है, तो टोटल संप्राप्ति कितनी हो गई, पी इंटू क्यू। ऐसा ही होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि 10 रुपये पर पीस आइसक्रीम की कीमत है और शाम तक 100 आइसक्रीम उसने बनाई है उत्पादक ने, तो टोटल रिवेन्यू कितना हो गया, टी आर 1000 रुपये, है ना। 10 इंटू 100, 100 क्या थी, क्वांटिटी, 100 आइसक्रीम बनाई थी, 10 रुपये की एक आइसक्रीम बिकती है, आइसक्रीम की कीमत कितनी है, 10 रुपीज़, तो 10 इंटू 100। या इसको हम कह सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला हम टी आर का ले सकते हैं, टी आर इज इक्वल टू समेशन एम आर। एम आर क्या होता है, मार्जिनल रिवेन्यू,
मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है? पहले एक बहुत बार बात हो चुकी, सीमांत, है ना। मार्जिनल का मतलब सीमांत, इसको हम बोलेंगे सीमांत आगम, है ना। मार्जिनल रिवेन्यू को सीमांत आगम क्या होती है बेटा, इसके बारे में हम बात करें तो सीमांत मार्जिनल रिवेन्यू इज द चेंज इन द टोटल रिवेन्यू व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज सोल्ड। मैंने आपसे पहले भी मार्जिनल कॉस्ट की बात करी थी और बहुत सारी जगह मार्जिनल वर्ड यूज हुआ था। मैंने आपको हर बार बताता हूँ, मार्जिनल शब्द पढ़ते ही आप ये समझ लें कि एन एडिशनल कॉस्ट की, एन एडिशनल यूनिट की बात होगी, एक अतिरिक्त इकाई की बात होगी। परिभाषा में पक्का एक अतिरिक्त इकाई शब्द आएगा कि किसी वस्तु की, अब यहाँ क्या है, रिवेन्यू के बारे में बात कर रहे हैं। रिवेन्यू हमें पता ही है कि उत्पाद की बिक्री से जो पैसा मिलता है वो रिवेन्यू कहलाता है। तो सीमांत संप्राप्ति उत्पाद की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री के कारण कुल संप्राप्ति में होने वाला परिवर्तन है। फॉर एग्जाम्पल हम यही बात करें, इसी केस में टीआर कितना था, 1000। अब हम कह रहे हैं कि पहले कितनी यूनिट बनाई उसने, 100 यूनिट बनाई थी, यही तो पढ़ रहे थे हम। अब वही कीमत 10 ही है, एक यूनिट और फालतू बनाकर बेच रहे हैं। अब की बार कितनी बेच रहे हैं, 101 यूनिट। तो टीआर कितना हो गया भाई, नया टीआर 1010, 1010 रुपये। तो कितना परिवर्तन हुआ टीआर में, यहाँ से यहाँ 10 रुपये का। तो इसको हम कहेंगे, क्योंकि एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री करते ही कितने रुपए बढ़ गए हमारे रिवेन्यू में, 10 रुपये बढ़ गए। तो इसका मतलब मार्जिनल रिवेन्यू या सीमांत संप्राप्ति हो गई 10। एवरेज रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू सिंपल सा, एवरेज का मतलब ही पी बाई क्यू, सॉरी टी आर बाई क्यू। एवरेज रिवेन्यू रेफर्स टू रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। जितनी यूनिट हमने बेची हैं और टोटल जितना कलेक्शन हुआ है, उसको कलेक्शन को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा एवरेज रिवेन्यू। ए आर इज इक्वल टू टी आर बाई क्यू। औसत संप्राप्ति किसी वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने वाली प्रति इकाई संप्राप्ति है ना। कई बार ऐसा भी होता है ना थोक मार्केट में कि भाई आप एक पीस खरीदोगे तो 10 रुपये का, है ना। 10 पीस खरीदोगे तो कितने के हो जाना चाहिए, 100 के बजाय वो 90 का ही दे रहा है। 100 पीस खरीदोगे तो वो 90 के बजाय कितने के हो जाने चाहिए 10 रुपये के हिसाब से, 1000 के, वो कह रहा है चलो जी 850 में दे दूंगा। तो इस कंडीशन में यदि ये उस दिन की सेल्स है तो टोटल रिवेन्यू कितना आया बेटा, 850। कितनी इकाइयाँ हमने सेल की, 1000। तो एवरेज रिवेन्यू हो गया 8.5 रुपये। इसका मतलब आइसक्रीम की प्रति इकाई कीमत कितनी रह गई, 8.5 रुपये। इस केस में कितनी हो जाएगी, 90/10, 9 रुपये प्रति इकाई बिकी। तो यहाँ एवरेज रिवेन्यू 9 रुपये आ गया। इस केस में कितना आ जाएगा, 10/1, तो 10 रुपये आ गया। समझ आ गई, एवरेज रिवेन्यू कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कई बार थोक मार्केट में ज़्यादा चीज़ें हम खरीदते हैं, ज़्यादा वस्तु की मात्रा खरीदते हैं तो हमें कुछ रेट कम मिल जाते हैं। ये अलग अलग बाजार भी होते हैं, है ना। बाय चांस इस वर्ष में आपके यहाँ इससे अगला ही चैप्टर बाजार वाला चैप्टर है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, बाजार के रूप। उसमें आपको केवल एक ही बाजार पढ़ना है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, नहीं तो 4 तरह के बाजार पढ़ाते हैं हम, तो आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता। देन व्हेन AR इज कांस्टेंट, जब एवरेज रिवेन्यू क्या है, कांस्टेंट है। बेटा जी इस केस में आपने देखा एवरेज रिवेन्यू कांस्टेंट नहीं है। 10 था, 9 हुआ, 8.5 हो गया, है ना। जब एक ही वस्तु बिकी तो AR कितना था, 10। अब आगे से हम AR ही बोला करेंगे इसको। जब 10 यूनिट्स हमने बेच दी तो AR कितना, 10 से कितना हो गया, 9। और जब यूनिट 100 बेची तो AR 10 से 9 से भी कम होकर कितना रह गया, 8.50। लेकिन हम एक
परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात कर रहे हैं, जहां थोक में खरीदो चाहे रिटेल में खरीदो, यहां वस्तु की कीमत कांस्टेंट रहती है। तो AR क्या है? एवरेज रिवेन्यू कांस्टेंट है। इसका एग्जांपल आप यही ले सकते हैं कि जैसे उसने आइसक्रीम, एक आइसक्रीम 10 रुपये की बेचता है, आप 10 लोगे तो 100 रुपये की देगा, 100 खरीदोगे तो 1000 की देगा। इट मीन्स हर बार एवरेज रिवेन्यू वही 100/10 हो गया, 1000/100 हमेशा 10 ही आएगा। तो एवरेज रिवेन्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा मार्केट कहलाता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। आगे हम परफेक्ट कंपटीशन की पूरी डिटेल पढ़ेंगे अगले यूनिट में, तो अभी आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना समझ लो कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस और रिवेन्यू सेम रहते हैं। तो तब क्या होगा? एक उत्पाद बेग का कीमत कितनी? 10 रुपये। टी आर का फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा, AR/Q होता है, एवरेज रिवेन्यू बाई क्यू। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा था, ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला, AR = TR/Q। क्या पढ़ा था? AR = TR/Q। एवरेज रिवेन्यू निकालने के लिए टोटल रिवेन्यू को Q से भाग दे दें। इसी में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो TR बराबर क्या आ जाएगा? AR × Q। ये भी फॉर्मूला बन जाएगा इससे। तो TR निकालने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया? AR × Q। AR क्या है बेटा जी? प्राइस और AR एक ही बात है। एवरेज रिवेन्यू भी यही है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, एवरेज रिवेन्यू चेंज नहीं होता। चाहे आप वस्तु कम खरीदें ज़्यादा खरीदें, हमेशा एक ही कीमत पे मिलेगी। तो कीमत क्या है? 10 रुपये, तो हमेशा एवरेज रिवेन्यू उतना ही आएगा। चलिए जी, तो TR कितना हो गया बेटा? एक वस्तु बेची तो ₹10। दो वस्तु बेची तो 10 × 2, 2 × 10 20। तीन वस्तुएं यदि हम उत्पाद की सेल करते हैं तो 3 × 10 30, 4 × 10 40, 5 × 10 50। अब इसी टेबल में हम मार्जिनल रिवेन्यू निकालना चाहते हैं कि मार्जिनल रिवेन्यू कितना चेंज हुआ। एक वस्तु बेचते ही मार्जिनल रिवेन्यू इससे पहले कितना था मेरे पास? 0 है ना, एक भी वस्तु नहीं बिकी थी। जब एक वस्तु बेच दी तो मार्जिनल रिवेन्यू कितना हो गया? 10। तो 0 से 10 टोटल रिवेन्यू 10 हो गया। ये 0, पहले टोटल रिवेन्यू कितना था मेरे पास? 0 था। 0 से 10 हो गया तो कितना चेंज हुआ? 10। 10 से 20 हो गया, दो वस्तु बेचते ही कितना चेंज हुआ? 10। 20 से 30 10, 30 to 40 10, 40 to 50 10। फॉर्मूले के हिसाब से हम निकालें TRn-1। जैसे मैं इसको निकालना चाहूँ तो TRmr = TRn-1। MR कौन सा निकालना चाह रहा हूँ बेटा मैं? 2 यूनिट का। तो इसको मैं लिख लूँगा MR = इट मीन्स 2 यूनिट का निकाल रहे हैं हम इस लाइन का, तो इसका अर्थ हुआ कि n की वैल्यू हो गई मेरी 2। तो TR2 - TR2 - 1, देन MR = TR2 - TR2 - 1 कितना हो गया? 1। देन MR = TR2 कितना हो गया बेटा मेरा? ये वाला 2 के सामने, है ना। टोटल रिवेन्यू 2 का कितना हो गया? 20 माइनस TR1, TR1 1 के सामने ये है, -10। तो मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ सेकंड यूनिट, दूसरी यूनिट बेचने से कितना प्राप्त हुआ मुझे? 10 रुपये। निकाल सकते हैं अब आराम से। अब इसी टेबल को हम इसमें AR निकालने की बात करते हैं। AR फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा था, TR/Q। तो पहले में TR कितना? 10, 10/Q, 10/1, 10, 10/2, 10, TR 30, 30/3, 10, 40/4, 10,
एंड 50/5 10। देन हम आगे पढ़ते हैं, फिर इनका ग्राफ बनाने की बात करते हैं। आगे हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ सबसे पहले हम टी आर का ग्राफ बना के देखते हैं। ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस, एक्स एक्सिस, इधर हमने ले लिया रिवेन्यू, कितना पैसा आया, इधर आउटपुट यूनिट कितनी हमने सेल की हैं। तो ये ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन में ऊपर बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि आउटपुट यदि मैं यहाँ 1 2 3 4 5 इस तरह से ले लूँ तो इधर कितना लूँ मैं बेटा, 10 20 30 40 50। जब एक यूनिट बेची थी मैंने तो कितने 10 रुपये मिले थे। टोटल रिवेन्यू 10 था। 2 यूनिट बेची तो 20 टोटल रिवेन्यू आया था। तीसरी यूनिट पे 30 टोटल रिवेन्यू आया था। फोर्थ यूनिट पे 40 टोटल आया था। और 5 यूनिट को की सेल्स करने पर मेरे पास 50 रिवेन्यू आया था। इन सब को हम मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, जिस लाइन को हम कहेंगे टी आर। एम आर देखिएगा जरा, इसमें एम आर कितना चल रहा है बेटा, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 4 5 सब यूनिट पे कितना चल रहा है, 10 10 10। और प्राइस कितना है, प्राइस भी 10 ही है। ये कौन से मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की बात कर रहा हूँ। तो प्राइस और मार्जिनल रिवेन्यू बोथ आर सेम थिंग। प्राइस एंड मार्जिनल रेवेन्यू बोथ आर सेम थिंग इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। देन इसके ग्राफ की यदि मैं बात करूं तो ये एक तरह से प्राइस कितना हो गया 10 की सीध में, चाहे मैं 1 यूनिट बेचूं, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, कितने भी यूनिट मैं सेल करता रहूं, बेचता रहूं, मेरे पास क्या एम आर मार्जिनल रिवेन्यू हमेशा 10 ही रहेगा और प्राइस भी 10 ही है। तो इसका ये ग्राफ यदि मैं एम आर का ग्राफ खींचूं तो या ए आर का खींचूं, ए आर भी बेटा सेम ही है, ए आर भी तो 10 ही है। ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू पी, ऐसे लिख सकता हूं। और ये एक्स अक्ष के पैरेलल होगा और किस जगह होगा, जहां 10 लिखा हुआ है। देन अब दूसरी कंडीशन हम बात करते हैं, यदि ए आर इज नॉट कांस्टेंट, व्हाट हैपन्स इफ ए आर इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है। यहां इस केस में क्या था बेटा जी, व्हेन ए आर इज कांस्टेंट, भले यूनिट 1 बेचूं या 2 या 3 या 4 या 5, प्राइस मेरा सेम रहता है। प्राइस सेम रहता है तो ए आर भी सेम रहता है, एम आर भी सेम रहता है और टी आर एक उसी रेशियो में बढ़ता जाता है, सेम रेशियो में बढ़ता है। जब ये कांस्टेंट नहीं होता, जैसा कि जनरली थोक मार्केट से आप समझ सकते हो, हालांकि ये बाजार दूसरे होते हैं, लेकिन आप यहाँ अपने समझने के लिए थोक मार्केट की बात कर लो। जितना ज़्यादा सामान खरीदेंगे उतना ही थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। इस तरह का यदि मार्केट है तो अंडर मोनोपोली, इस तरह के मार्केट और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ना, एकाधिकारी या एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, अब तुम्हारे इस सिलेबस में नहीं रहे तो आपको केवल नाम ही पढ़ने हैं। टेंड्स टू डिक्रीज एट आउटपुट इंक्रीज इन सच ए सिचुएशन द टेबल विल बी लाइक फॉलोइंग। जैसे जैसे हम उत्पाद की कीमत ज़्यादा खरीदते जाते हैं उसका प्राइस कम होता जाता है। जैसे उत्पाद यदि मैं 1 खरीदूं तो कितने का दे रहा है वो, 10 रुपये का। यदि मैं 2 यूनिट खरीदना शुरू कर दूं, उससे पूछूं 2 यूनिट के कितने पैसे हैं तो वो बताएगा चलो 9 में लग जाएगी। 3 यूनिट 8 रुपये पर पीस, 4 यूनिट 7 रुपये पर पीस, 5 यूनिट 6 रुपये पर पीस। इस तरह से लगातार रेट घटते जाएंगे। एक बेटा जी इस मार्केट पे आप
हाइपोथेटिकल मार्केट है एक तरह से, है ना। इस मार्केट में आप ये देख रहे हो कि हम 5 यूनिट ले लें, 5 यूनिट खरीदें तो 6 रुपये का रेट लगा के कितने की आएंगे, 30 रुपये की। 6 यूनिट खरीदें तो रेट कितना हो गया, 5 रुपये, तो भी 30 रुपये की। इसका मतलब 5 यूनिट खरीदो चाहे 6 यूनिट खरीदो, 30 ही रुपये की मिलेंगी। 7 यूनिट खरीदोगे तो 30 की भी नहीं, 28 की ही मिल जाएंगी। और 8 24 की ही मिल जाएंगी। मतलब 5 यूनिट खरीदोगे तो 30 रुपये दोगे, और 8 यूनिट खरीदोगे तो 24 रुपये ही दोगे। तो ऐसा हमारे मार्केट में यहाँ संभव नहीं है। ये हाइपोथेटिकल मार्केट हैं। ये दूसरी तरह के, अब तुम्हारे यहाँ सिलेबस में इस बार ये कट कर दिया, वरना तो पढ़ाते तुम समझ जाते। फिलहाल आप ये समझ लो कि एक तरह का काल्पनिक बाजार है। देन वही सेम उसी तरह से, केवल इतना चेंज है कि आउटपुट तो सेम है ही, प्राइस 1-1 रुपया कम होता चला गया। टी आर सेम वही फॉर्मूला, ए आर इंटू क्यू। तो कितना, क्यू कितना 1, ए आर क्या, बल्कि इसको P इंटू क्यू कर लो। टी आर को क्या कर दूं बेटा, P इंटू क्यू। तो कितना हुआ बेटा, 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 9 18। 3 उत्पाद बेचे, क्या कीमत पे बेचे, 8 रुपये से बेचे, तो कुल कितना हो गया, 8 दिया 24। 7 4 जा 28। इसी तरह से आगे वाले मैंने आपको ये बताई दिए। तो इस टेबल से इस तरह हम टी आर निकाल सकते हैं। एम आर, टी आर में कितना कितना चेंज आ रहा है। पहले तो यहाँ कभी जीरो रही होगी जब आउटपुट जीरो था। तो 0 से 10 हुआ, 10, 10 से 18 हुआ, 8, 18 से 24, कितना डिफरेंस हुआ, 6 का। तो 6 हो गया। 24 से कितना, 28, 4 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 0 का, फिर माइनस के डिफरेंस आने शुरू हो गए। और सेम उसी फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, इस वाले फॉर्मूले से, एम आर इज इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। किसी एक का भी निकाल के आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ए आर टी आर बाई क्यू, टोटल रिवेन्यू कितना आया, इसको क्यू से डिवाइड कर दो, तो 10 हो गया, 9 हो गया, है ना, 8 7, ये पी वाला ही हो गया। एवरेज रिवेन्यू किससे कॉमन हो गया, पी से। इसका ग्राफ हम यदि बनाएं, ग्राफ की बात करें, टी आर ए आर एंड एम आर व्हेन प्राइस इज नॉट कांस्टेंट। प्राइस कांस्टेंट नहीं है यहाँ। पहले टी आर यहीं समझा दूँ तुम्हें, पहले यहाँ देखिएगा टी आर की क्या पोजीशन है। टी आर 10 से 28, 28 से 24, 24 से फिर 10 से 18, 18 टू 24, 24 टू 28, इट मीन्स बढ़ रहा है। फिर क्या हुआ, बढ़ोतरी रुक गई, 30 से 30, फिर 28 माइनस होने लगा, घटने लगा, 24 और घट गया। तो इसको मैं ग्राफ बनाऊंगा तो पहले बढ़ाऊंगा, ऐसा ही होगा, पहले क्या हुआ, बढ़ेगा, फिर रुक गया 30 30, वो वाली बात, इसके बाद घटना शुरू हो गया। और एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि ये नेगेटिव भी हो सकता है, हालांकि ये संभव नहीं होता। कोई ऐसा तो है नहीं कि आप 1000 यूनिट लेंगे तो उसके साथ कुछ पैसे भी उल्टे मिलेंगे आपको। तो हम इस ग्राफ को यहीं छोड़ देते हैं। ए आर की बात करूं मैं, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू, यहाँ देखिएगा एवरेज रिवेन्यू शुरू से ही घटना शुरू हो गया, 10 9 8 7 6 5 4 3। तो ए आर यहाँ से हो गया बेटा जी 10 9 8 7 6 4 3, और धीरे धीरे 0 भी आ सकता है। एम आर 10 8 6, यहाँ 8 था, यहाँ 6 ही हो गया, 4 7 के बजाय, इसका मतलब ये और तेजी से घट रहा है, और ये तो माइनस में भी चला गया, -2 -4, ऐसा ही हुआ, 0 हुआ, -2, इट मीन्स एम आर को हमें एक्स एक्सिस से नीचे ले जाना पड़ेगा, ये चला गया। ये
तेजी से घट रहा है इसलिए इसके अंदर की तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन के और ए आर के बीच में एम आर ग्राफ बनेगा और जीरो के बाद माइनस तक आप इसको शो करना पड़ेगा। तो समझ आ गई ग्राफ की बात कि ग्राफ कैसे बनेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर। ये रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि रिलेशनशिप अक्सर पूछ लेते हैं आपसे पेपर में कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टोटल रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू। तो सबसे पहले हम रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं टी आर और एम आर के बीच। टी आर मीन्स टोटल रिवेन्यू, एम आर मीन्स मार्जिनल रिवेन्यू। व्हेन टी आर इज इंक्रीजिंग at constant rate, MR should be constant in perfect competition। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात करो बेटा जी। जब टीआर बढ़ता है, कौन सा परफेक्ट कंपटीशन का, ये वाला, जब टीआर बढ़ रहा है एमआर कांस्टेंट रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है। ये कांस्टेंट रेट से जब इंक्रीज होता है तो एम आर कॉन्स्टेंट रहता है। यही था मामला। चलिए पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है रिलेशन में। इन परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की बात कर रहे हैं, जब टी आर बढ़ता है तो एम आर स्थिर होना चाहिए, मीन्स एक्स अक्ष के पैरेलल लाइन होनी चाहिए। व्हेन टी आर इज इंक्रीजिंग, जब टी आर इंक्रीज होता है एम आर शुड बी डिक्रीजिंग बट पॉजिटिव। कौन से मार्केट की बात, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जब टी आर बढ़ रहा है तो एम आर घटना चाहिए परंतु धनात्मक होना चाहिए। ये वाला बाजार की बात कर रहे हैं बेटा जी। इस बाजार की ऐसे कर लेते हैं, थोड़ी सी फिगर छोटी तो रहेगी। टी आर यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है, तो इस लाइन तक टी आर बढ़ रहा है, उस समय एम आर घट रहा है लेकिन पॉजिटिव है। जब टी आर मैक्सिमम हो गया यहां पे बी पॉइंट पे, तो एम आर क्या हुआ, जीरो हो गया। और जब टी आर यहां से डाउन होना शुरू हुआ, घटना शुरू हुआ, तो एम आर नेगेटिव हो गया, यहां से नीचे चला गया नेगेटिव की तरफ। समझ आ रही है बात। यही बात इसमें लिखी होगी कि ये कहते हैं, ये कौन से मार्केट की बात कर रहे हैं, यहाँ से ये वाला तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात थी और ये वाली बात है मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में। ये कहते हैं जब टीआर बढ़ रहा है तो एमआर घटना चाहिए परंतु धनात्मक होना चाहिए, मे बी पॉजिटिव। जब टीआर मैक्सिमम होता है, अभी बात करी, तो एमआर कितना हो जाना चाहिए, जीरो। व्हेन टीआर इज डिक्रीजिंग, जब टीआर घटना शुरू हो गया, देखिए यहां से ये वाली जो बात करी थी, यहां से नीचे ग्राफ जाना शुरू हुआ, तो यहां के बाद इसी लाइन के बाद ये नीचे जा रहा है और इस लाइन के बाद ये कितना हो गया, माइनस। तो एम आर इज नेगेटिव। जब टी आर घट रहा है तो एम आर ऋणात्मक होता है। तीन रिलेशन है बेटा जी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। एक रिलेशन इसमें किसका है, परफेक्ट कंपटीशन का। तीन रिलेशन ये कौन से, मोनोपोलिस्टिक, पूर्ण प्रतियोगिता, सॉरी ये तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का, ये एकाधिकार या एकाधिकार प्रतियोगिता। रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू के बीच में क्या संबंध है। इन परफेक्ट कंपटीशन, दो ही तरह के मार्केट की बात कर रहे थे हम, तो पहले परफेक्ट कंपटीशन की एक लाइन लिखेंगे, इफ ए आर इज कॉन्स्टेंट देन ए आर इज इक्वल टू एम आर एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये बात हो गई थी हमारी परफेक्ट कंपटीशन में, जब ए आर एम आर के बराबर है ना, यही बात करी थी ना हमने, बराबर है और प्राइस के बराबर है, और एक्स एक्सिस के कैसा है, ये पैरेलल है, पैरेलल ही है। देन
ये तो परफेक्ट कंपटीशन की बात हो गई। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में यदि ए आर स्थिर है तो ए आर इज इक्वल टू एम आर तथा यह दोनों एक्स अक्ष के समानांतर होते हैं। ये बेटा अक्ष शब्द है, एक्स अक्ष ऐसे लिखा जाएगा बेटा जी, है ना। अच्छा जी, व्हेन ए आर इज डिक्रीजिंग एम आर शुड बी डिक्रीजिंग फास्टर देन ए आर। ये बात हमने अभी करी थी। यदि ए आर घट रहा है, कौन से मार्केट की बात कर रहे हैं हम? ये मार्केट है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकार या एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। जब ए आर घट रहा है तो एम आर ए आर की अपेक्षा ज़्यादा तेजी से घटता है। When AR is decreasing, MR should be decreasing faster than AR। जब AR घट रहा है तो MR AR की अपेक्षा तेजी से घटता है। When MR is negative, जब MR नेगेटिव हो जाता है, लेकिन MR नेगेटिव हो सकता है बट AR कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये वाला कभी नेगेटिव नहीं जाएगा। तो इसके भी एक परफेक्ट कंपटीशन का और दो रिलेशन ये हो गए, तीन रिलेशन इनके आपको याद करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद तुम्हारी बुक में लिखा हुआ होगा बेटा जी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। एक हो सकता है किसी राइटर की किताब में पूरा चैप्टर ही हो, उत्पादक का संतुलन। ये बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, इज आउट ऑफ सिलेबस, आपके सिलेबस में नहीं है। इसको आपको याद रखना है। कभी ये चैप्टर या ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, इसको आप ढंग से याद रखिएगा ये बात को, वरना बेकार मेहनत करोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है बेटा जी, ये आपका मेरे ख्याल से उसमें जो प्राइवेट पब्लिशर्स की कोई बुक पढ़ोगे तो उसमें हो सकता है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया हो। फिलहाल हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, है ना, टॉपिक की बात है। यहाँ सिलेबस में हम टॉपिक पढ़ते हैं। अब उस ये यूनिट किसी ने 4 चैप्टर में लिख दी, किसी ने 5 में लिख दी, किसी एनसीईआरटी ने 1 ही चैप्टर में लिख दी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिएगा, आज हम इतना ही करते हैं। क्लास भले ही छोटी है, लेकिन क्योंकि एक नया टॉपिक शुरू होगा, फिर नया टॉपिक हम नई क्लास में ही शुरू करते हैं। तो यहाँ तक की बात हमने एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है। हमने बेटा जी आज पढ़ा रिवेन्यू क्या होता है, आगम क्या होता है, आगम या संप्राप्ति एक ही बात है। टोटल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू का मतलब TR, है ना, कुल संप्राप्ति। एवरेज रिवेन्यू AR के बारे में पढ़ा, मार्जिनल रिवेन्यू MR के बारे में पढ़ा, सीमांत संप्राप्ति के बारे में पढ़ा। इन सब के अर्थ पता किए हमने कि इनका क्या अर्थ है, मीन्स क्या परिभाषा है, इनका आपस में क्या संबंध है। यहाँ तक की बात हमने आज कंप्लीट कर ली। कल की क्लास में हम शुरू करेंगे सप्लाई, ठीक है जी। अब थोड़ा सा बेटा जी आपका 11th का सिलेबस काफ़ी पीछे चल रहा है, तो अब आप थोड़े से अलर्ट हो जाइए। आपकी हम कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा डालें, जिससे आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। मेरे ख्याल से मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये यूनिट 6 है, एक यूनिट और बाकी रहती है तुम्हारी, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, छोटी यूनिट है। तो अभी 1 या 2 क्लास इसमें लगेंगी और उसके बाद 2 या 3 क्लास में उसको कंप्लीट करा देंगे। तो बहुत जल्दी अब हम दूसरे तीसरे दिन तो मैं सोच रहा हूँ वीडियो एक आपको डाल ही दें, है ना, क्योंकि अभी आपको फिर पेपर की तैयारी भी करनी है सिलेबस पूरा करके। तो चलिए, आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओके, थैंक